हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस तुलनात्मक राजनीति के सेकंड चैप्टर की। चैप्टर का नाम है तुलनात्मक शासन, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। तो आज की वीडियो पे हम सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन के बारे में स्टडी करेंगे और ये सब हम स्टडी करेंगे सपोर्ट मटेरियल में से, जो कि आपको एसओएल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। बट मैंने इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, तो हम सिर्फ उन्हें ही देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और ट्रांसलेशन स्टडीज़ की दोनों की वीडियोस तैयार कर रखी है, उनकी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है, आप उन्हें ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आते हैं अपने पॉइंट आउट पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट कर रखे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक शासन, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो देन हमारा जो आता है फर्स्ट पॉइंट वो है कि राज्य को एक निश्चित क्षेत्र संप्रभुता और एक सरकार के साथ एक संगठित राजनीतिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो राज्य को इस तरह से लोग बताते हैं कि वो एक क्षेत्र है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र है, ना वो उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। उसके पास अपनी संप्रभुता है और एक उसके पास एक सरकार है जो कि उस राज्य के साथ मिलकर कार्य करती है, और इस तरह राज्य को परिभाषित किया जाता है। जबकि सरकार वह एजेंसी है जो राज्य की ओर से कार्य करती है। ठीक है, तो सरकार क्या है? सरकार एक एजेंसी है जो कि राज्य के ओर से कार्य करती है, मतलब राज्य उसे तत्पर करता है या फिर प्रभावी बनाता है कि वो कार्य करे। ठीक है, राज्य और सरकार की भूमिका और प्रकृति प्रक्रियाओं की औपचारिक और अनौपचारिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। राज्य और सरकार को जो उसकी भूमिकाएं हैं, ठीक है, भूमिकाएं मतलब जो उसकी कंपलसरी चीज़ें है वो जो उसे निभानी ही है, और उसके बाद उसकी प्रक्रिया वो किस तरह कार्य करता है, ये सब दो तरह से बताई जाती है, औपचारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से भी दर्शाई जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो राजनीतिक क्षेत्र की प्रकृति का विस्तार, उसके उदाहरण और उद्देश्य, ये हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखें तो शासनों की शुरुआत परंपरा चार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व ने प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने शासन के अध्ययन की परंपरा में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, तो चौथी शताब्दी पूर्व से ही प्लेटो और अरस्तु ने क्या करा, उसका अध्ययन किया और उसमें काफ़ी बड़ा अपना योगदान दिया। प्लेटो ने वर्गीकरण की योजना में वह सरकार की सबसे वंशनीय रूप से लोकतंत्र और फिर लोकतंत्र के अत्याचार के बाद 5 अलग अलग प्रकार के शासन प्रदान करे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा प्लेटो ने जितने भी प्रकार के शासन उस समय उपलब्ध थे उन सबको बांट दिया। ठीक है, उनका वर्गीकरण कर दिया और उसमें ये बताया कि लोकतंत्र जो है वो अत्याचारों का एक तरह से जगह है। ठीक है, लोकतंत्र जहाँ पे भी स्थित है वहाँ पे अत्याचारी रहते हैं, इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया। उसके बाद अरस्तु ने 158, ठीक है, आपको ये याद रखना है, 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद राजशाही, अभिजात, ट्रनी, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में वर्गीकृत शासन और में लोकतंत्र को सरकार के सबसे विकृत रूप माना। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या करा, अरस्तु ने 158 संविधानों को पढ़ा। ठीक है, उन्होंने कई सारे पढ़ा, जैसे कि हो गया राजशाही, हो गया अभिजात हो गया, ट्रीन या फिर कुलीन तंत्र या फिर लोकतंत्र को पढ़ के उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, वर्गीकृत किया। और लोकतंत्र को क्या बताया, लोकतंत्र को एक ऐसा शासन बताया जहाँ पे विकृत रूप से माना जाता है। ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं बट थोड़ा सा खराब रूप से दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि उदार लोकतांत्रिक राज्य का उदय संविधान और अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता जैसे कारकों के साथ राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के वर्णक्रम ने भी देश के शासन की प्रकृति में बहुत आकार दिया है। ठीक है, तो उदार लोकतांत्रिक राज्य का जो उदय हुआ था वो संविधान और अभिव्यक्ति कैसे हुआ, संविधान और अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता जैसे कुछ कारक बताए गए थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उदार लोकतांत्रिक राज्य का उदय हुआ। तो ये सब वो पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से नोट डाउन इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि वर्गीकरण का आधार शासकों की संख्या और स्वचालित की प्रकृति।
तो इसमें है कि दो प्रमुख चर जिन्हें शासन की प्रकृति को समझने के लिए नियोजित किया गया था, ठीक है, दो ऐसे कारक जिन्हें ये बताने के लिए ही नियोजित किया गया था कि वो शासन किस तरह किया जाता है। तो पहला शासित लोगों की संख्या और दूसरा यह शासित निकाय शासितों के ऊपर शक्ति कर कैसे प्रयोग कैसे किएगा, ठीक है। तो जो पहला कारण है वो बताता है कि लोगों की संख्या कितनी होगी जो शासन कर रही है, ठीक है, शासन करने वाले लोगों की संख्या। दूसरा ये बताता है कि जो शासन करेगा उसके पास कितनी शक्ति होगी और वो अपनी शक्ति का प्रयोग किस तरह करेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट निकाले गए थे ये बताने के लिए कि वर्गीकरण किस तरह करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि कार्यकारी और विधायी संबंधों के आधार पर शासन को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसीलिए यह सरकार का संसदीय और अध्यक्षात्मक का रूप हो सकता है, ठीक है। कार्यकारी और विधायी संबंधों को आधार पर शासन को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। उसका कार्य किस तरह का है, ठीक है, और उसमें जो विधायक है या फिर विधायिका है उनके संबंध किस प्रकार के हैं, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को या फिर किसी भी सरकार को बांट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक शासन जिसके केंद्र में शक्ति का स्रोत अधिक होता है उसे शासन का एकात्मक रूप कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा शासन जिसके केंद्र में शक्ति का रूप होता है उसे हम एकात्मक शासन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दूसरी ओर एक शासन का संघीय रूप वह है जो इसके जहाँ शक्ति अपने प्रांतों के बीच विपरीत की जाती हो। सरकार का संघीय रूप की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो नीचे हम प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जहाँ पे शक्ति का संघीय रूप वह है जहाँ शक्ति अपने प्रांतों के बीच वितरित हो। ऐसा एक पॉइंट जहाँ से शक्ति को बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें भारत में उदाहरण देखें इसका, तो भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कई सारी पावर है, ठीक है। वो राज्यों को शक्तियाँ देती है कि राज्य कुछ कार्य करें, ठीक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में ये व्यवस्था एक तरह की है, ठीक है। जो सरकार की संघीय रूप की जो प्रमुख विशेषता है वो नीचे हम उनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे है जहाँ पे ये बताया गया है कि 3 प्रकार बताए गए हैं सरकार के, ठीक है। तो लिखित संविधान, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका और तीसरा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये 3 पॉइंट आउट बताए गए हैं जो कि सरकार में होने चाहिए। देन राज्य के बीच लिखित समझौते के परिणाम स्वरूप संघ अस्तित्व में आए, ठीक है। तो राज्य के बीच एक लिखित समझौता हुआ था जिसके लिखित में, ठीक है, रिटर्न में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप संघ अस्तित्व में आए। केंद्र और राज्य के बीच या राज्य के बीच विवादों को हल करने के लिए यह एक न्यायपालिका बनाई गई, ठीक है। केंद्र हो सकता है केंद्र राज्य के बीच या फिर राज्य और अलग राज्य के बीच जो पंगे हैं, ठीक है, जो उनके विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया। इसमें एक लिखित संविधान भी है जिसमें बदलाव सुनिश्चित करना और एक ही समय पर महासंघ के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कठोर या लचीले दोनों का मिश्रण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक संविधान को भी इस तरह बनाया गया है, मतलब वो एक तरह का लचीला संविधान है और कठोर भी है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, समय के साथ साथ उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ नए कानून चाहिए तो हम उस संविधान को पढ़ेंगे, उस कानून को निकालेंगे, ठीक है, उसका एक बिल बनाएंगे, उसे प्रस्तुत करेंगे। अगर बिल पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में तो वो एक कानून बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट आउट किया गया था कि राज्य में जो सरकार होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसके बाद देखें हम कि भारतीय राज्य एक संघीय राज्य का उदाहरण है जिसमें लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ठीक है। भारत जो है वो एक संघीय राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत में काफ़ी बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, लिखित संविधान दिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये है। उसके बाद आता है राजनीतिक शक्ति को निष्पादित करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर शासन को वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है, कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो शासन को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग, तो इसके ऊपर नीचे पॉइंट आउट दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि हम
शासन को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं? शासन के प्रकार और शासन करने वाले की संख्या और शासन की प्रकृति किस प्रकार होगी, ठीक है। तो राजशाही शासन होगा तो वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सम्राट या फिर एक शासक होगा जिसका मुख्य होता है, ठीक है। पूर्ण राजशाही का प्रतीक जैसे कि जॉर्डन या मध्ययुगीन यूरोप, ब्रिटेन शामिल है, ठीक है। तो सिंपली राजशाही में एक ही व्यक्ति का वर्चस्व होता है। उसके बाद आता है तानाशाही। एक उदाहरण में हिटलर के तहत जर्मनी और मुसोलिन के तहत इटली या उत्तरी कोरिया में मौजूद समय में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो तानाशाही वो व्यक्ति थे जैसे कि हिटलर हो गया या फिर मुसोलिन हो गया या फिर उत्तर कोरिया में ये, ठीक है। अभी इस समय नॉर्थ कोरिया जो है वो काफ़ी फेमस है। देन हम आते हैं कुलीन तंत्र की ओर। तो अमीर वर्ग द्वारा कुछ नियम बनाए जाएंगे। यह एक तरह का नियम है जहाँ एक सुनिश्चित वर्ग के लोग शासन की पहल करते हैं, ठीक है। तो कुलीन वर्ग में मतलब अपर कास्ट जो है वो शासन करती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासकों के तहत, उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासक जैसे गोरे शासक थे वो करते थे। उसके बाद आता है अभिजात वर्ग। यह शासन कुछ लोगों द्वारा या छोटे शासकों के वर्ग के द्वारा नियमी विशेष है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक कुछ लोगों का ग्रुप, ठीक है, एक नियमों को बना देता है और वो बस उस नियमों के तहत क्या करते हैं, शासन करते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि प्राचीन ग्रीस में किया गया था। उसके बाद आता है लोकतंत्र, ठीक है। जनता द्वारा सहमति, यहाँ पे जनता के द्वारा सहमति दिया जाता है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यूएसए को और भारत को और यूएसए को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं लोकतंत्र के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे शासनों के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो जैसे कि तानाशाही शासन वे शासन है जिसमें लोकतंत्र शक्ति एक नेता द्वारा केंद्रित और धारण की जाती है, जिसे तानाशाही कहा जाता है, ठीक है। तो तानाशाही क्या होता है, वहाँ पे एक तरह का राजनीतिक शक्ति मिल जाती है, एक ही व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति दे दी जाती है और वो उस शक्ति को जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकता है बिना किसी अपने के दबाव के, ठीक है। बिना किसी के दबाव के वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद आता है कुलीन तंत्र। एक कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था का एक रूप है जिसमें सत्ता कुछ लोगों के समूह द्वारा संचालित होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो सत्ता है वो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाएगी। लोगों के ये समूह धनी वर्ग हो सकता है, ठीक है, धनी वर्ग हो सकता है, सैन्य या आर्थिक रूप से प्रभावी वर्ग हो सकता है, लोगों का गठन कर सकते हैं, ठीक है। सैन्य या फिर आर्थिक रूप से जो भी लोग प्रभावी है वो अपना वर्ग बना सकते हैं और उसके बाद अपना नियमों की किताब बना के अपनी शासन चालू कर सकते हैं, ठीक है। कुलीन वर्ग वंशानुगत होते हैं या वंशानुगत नहीं हो सकते, ठीक है। तो कुलीन वर्ग कोई भी हो सकता है उसका वंश हो पीछे या फिर वो वंशज ना हो। फिर नेक्स्ट आता है कुलीन तंत्र। एक शब्द है जो ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अच्छे नियम, ठीक। अभिजात वर्ग सरकार का एक रूप है जिसमें कुछ नियम विशेष रूप से शासक वर्ग जिन्हें ऐसा करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। अभिजात वर्ग है कि कुछ ही ऐसे जात हैं या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं जिनके पास वो है शक्ति है शासन करने की, वो अभिजात वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। विशेष अधिकार दिए गए हैं उन्हें। उसके बाद आता है प्लेटो और अरस्तु का मानना था कि राज्य को कुछ सक्षम और नागरिकों को सर्वोत्तम वर्ग द्वारा शासित किया जाना चाहिए। तो जो प्लेटो और अरस्तु थे वो मानते थे कि राज्य को क्या करना चाहिए, कुछ सक्षम नागरिक मतलब कुछ व्यक्ति ही जो सक्षम है राज्य को चला सकते हैं और सर्वोत्तम वर्ग द्वारा चलाना चाहिए, ठीक है। ऐसा वर्ग जो सर्वोत्तम हो, हर काम कर सकता हो, ठीक है, जो राज्य के लिए उचित है उसी को राज्य चलाने का मौका दिया जाना चाहिए, जिन्हें बहुत सावधानी से चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा, जिन्हें क्या किया जाएगा, वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। बट प्लेटो और अरस्तु ने कुलीन तंत्र को लोकतंत्र से बेहतर माना है। प्लेटो और अरस्तु कुलीन तंत्र को लोकतंत्र से बेहतर मानते हैं। जब कुलीन वर्ग को भ्रष्ट रूप में देखा गया और लोकतंत्र के एक भ्रष्ट रूप से भी बदतर, उन्होंने
भीड़ तंत्र के रूप में वर्णित किया। जब कुलीन तंत्र को देखा गया कि कुलीन तंत्र भी कुछ खास नहीं है, तब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भी उससे बदतर है। उसके बाद आता है लोकतंत्र क्षेत्र, प्रकृति और वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस से आया, जिसका अर्थ है लोक। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कहाँ से आया है? एक ग्रीक लेटर है जिसका अर्थ है लोक। यह एक प्रकार के राजनीतिक शासन के संदर्भ करता है। ये क्या करता है? जो डेमोक्रेसी है ये एक तरह से राजनीतिक शासन को प्रदर्शित करता है, जहाँ लोगों के पास चयन की सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक है, जहाँ पे लोगों के पास मतलब चुनने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। एथेंस में कुछ लोग अपने प्रतिनिधियों या अधिकारियों का चुनाव स्वयं कर सकते थे, जिसमें चुनाव की एक प्रणाली होती थी जहाँ बहुमत या शासन करने वाले राजनीतिक प्रक्रिया की स्वीकार्य रूप था और इसे जनता द्वारा जन भागीदारी से संपन्न किया जाता था। ठीक है, तो एथेंस एक काफ़ी पुराना राज्य है जिसका नाम है हिस्ट्री में। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रणाली थी कि अपने राज्य के लिए आपको कोई अधिकारी चुनना हो, आपको कोई नेता चुनना हो, या फिर आपको कोई भी व्यक्ति चुनना हो जो बड़े पोस्ट पे है, ठीक है, तो आप किसको चुनाव सिस्टम का यूज़ कर सकते थे और उसे चुनाव के द्वारा चुन सकते थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट में कि जैसे जैसे हम प्राचीन काल से दूर जाना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगा है। तो जैसे जैसे हम प्राचीन काल से दूर जाते हैं, ठीक है, अपना जो पास्ट है उससे दूर जाते हैं, तो हम देखेंगे कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। वैसे वैसे राज्य की प्रकृति और राजनीतिक शासन की प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगा। ठीक है, तो राज्य के पास जो भी शक्तियाँ हैं या फिर शासन करने की जो शक्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन आने लगा था, वो अपने आप ही चेंज होने लग गई थी। ठीक है, समय के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, तो ये भी चेंज हो गई। उसके बाद आता है कि 20वीं शताब्दी का युग लोकतांत्रिक शासनों के उदय के संदर्भ में सबसे अंतिम अवधियों में से एक था। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र की जो उदय होने वाला था वो लास्ट होने वाला था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के बाद लोकतंत्र का उदय कहीं हुआ नहीं। मित्र राष्ट्र की जीत के साथ प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक शासन को अधिक वैधता मिली। नहीं, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या करा गया? उसके बाद लोकतंत्र जो है उसको कई देशों ने अपनाया, क्योंकि उसमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय और इटली में मुसोलिनी का उदय होने लगा। ठीक है, 20वीं सदी में सत्तावादी शासन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक ऐसा दौर था जब कम्युनिस्ट और पूंजीवादी वर्ग के बीच होने वाला संघर्ष ने कई देशों की राजनीतिक शासन की प्रकृति को प्रभावित किया। ठीक है, तो शीत युद्ध, यहाँ पे शीत युद्ध के बारे में बात की गई। तो शीत युद्ध एक ऐसा दौर था जब यहाँ पे कम्युनिस्ट और पूंजीवादी, ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट और पूंजीवादी के बीच में संघर्ष कुछ इस तरह ही चल रहा था कि उन्होंने क्या करा? लोकतंत्र को भी प्रभावित किया, छोटे मोटे तंत्र जो थे उन्हें भी प्रभावित किया बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, हालांकि शीत युद्ध के बाद यूएसएसआर के विघटन की प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकारों के आंदोलन ने गैर लोकतांत्रिक शासन की क्रमित को प्रभावित किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद नागरिकों को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा उसका और काफ़ी चीज़ें हुई। भारत को स्वतंत्र का वादा किया गया था कि भारत को धुरी शक्तियों के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों में ब्रिटेन के साथ सहयोग करना था। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा भारत को यह वादा किया गया कि अगर तुम हमें धुरी शक्तियों के खिलाफ मतलब मित्र राष्ट्र में हमें ज्वाइन करते हो तो हम क्या करेंगे? तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएंगे। तो ये भारत से वादा किया गया, पर भारत ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो कि भारत में भी है और मतदान के अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक शासन की मूल गठन करता है। जो भी मतदान है वो हर लोकतंत्र में आपको मिलेगा। एक सच्चे लोकतंत्र का अर्थ विशेष रूप से विविध जाति और धार्मिक संरचना वाले देशों में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की चिंता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो एक अच्छा लोकतंत्र का क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है कि वो जो जाति और धर्म है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले लोग और उस देश के जो अलग अलग लोग हैं जो अल्पसंख्यक है उनको क्या करें? उनकी चिंता को सुनिश्चित करें। ये एक अच्छे लोकतंत्र का कार्य है।
फिर आता है शासन की बुनियाद विशेषताओं में से निम्न है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन जो है उसकी जो विशेषता है वो निम्न है। संघ की स्वतंत्रता, मतलब सत्ता के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। सूचना और संचार के माध्यम से प्राथमिकता का मुक्त सूत्रीकरण होना चाहिए, मतलब वहाँ पे सूचना और संचार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर लोकतंत्र अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार की गारंटी देता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता इत्यादि। लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं आप इन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो नागरिक स्वतंत्र जन भागीदारी, मीडिया की स्वतंत्रता और प्रेस की उपस्थिति से चिन्हित है, साथ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेता का चुनाव लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख विशेषता में से एक है। ठीक है, तो कई नागरिक ऐसे भी हैं जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जन भागीदारी में वो हिस्सा लेते हैं, मीडिया के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो एक लोकतंत्र में आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लोकतंत्र शासन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। चुनाव होने चाहिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरह से। उसके बाद आता है कानून के सक्षम, समानता और जाति, लिंग या धर्म का बावजूद समान अवसर आधुनिक लोकतंत्र की मूल विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जाति, लिंग, धर्म के बावजूद सभी लोगों को कितने समान अवसर प्रदान होने चाहिए, आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान होने चाहिए। उसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता, पसंद के व्यवसाय करने का अधिकार और आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण राज्य नियंत्रण का भाव भी उदार लोकतंत्र का एक भाग है। ठीक है, उदार लोकतंत्र में व्यक्ति को क्या मिलता है? आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, अपनी पसंद का व्यवसाय कर सकता है, आर्थिक गतिविधियों पर पूरा का पूरा व्यक्ति का नियंत्रण होता है। फिर आता है अक्सर अधिकार कई मामलों में प्रकृति में योग्य या पूर्ण निष्पक्ष नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे भी सिचुएशन आई हैं जहाँ पे हम जो अधिकार देते हैं वो गलत होते हैं। उदाहरण के लिए किसी को बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती, या महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो उससे ये अधिकार छीन लेना चाहिए उसी समय। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लोकतंत्र की ओर। वही लोकतंत्र के दो प्रकार हो सकते हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी हमें बताया गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे करते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड का शासन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में क्या करेंगे, लोगों को जो भी व्यक्ति को चुनना है उसको सीधा ही चुन लेंगे। ठीक है, उसको सीधा वोटिंग के द्वारा चुन लिया जाएगा। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के आगे भेजते हैं और उनके प्रतिनिधि जिसको चाहिए उसे चुन लेते हैं। ठीक है, जिसे अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यह तब तक प्रभावी होता है जब तक कि शासन और सरकार के बीच संबंध पूर्ण, भरण, विश्वसनीय न हो। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को चुनते हैं अपने नेताओं को, फिर वो आगे जाते हैं और हमारी मदद करते हैं हमारे कार्यों में। ठीक है, और ये तब तक ही चलता है जब तक शासन के बीच और सरकार के बीच अच्छे संबंध हो। अगर संबंध बिगड़ गए तो सत्ता गिर जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर सत्ता खत्म, फिर दोबारा चुनाव होते हैं। लोकतंत्र के प्रमुख एक दल व्यवस्था और बहुदल प्रणाली विशेषता होती है। ठीक है, लोकतंत्र में एक दल और बहुदल प्रणाली एक व्यवस्था है जो स्वतंत्रता के बाद के दिनों में मुख्य दल प्रणाली के साथ एक चरण के विशेषता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद जो मुख्य वो दल प्रणाली है। ठीक है, एक दल मुख्य प्रणाली है जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, और समय के साथ साथ क्षेत्रीय दल और गठबंधन की राजनीति का भी उदय हुआ। समय के साथ साथ क्या हुआ, छोटे छोटे दल, क्षेत्र के हिसाब से दल भी आने लग गए और उनका गठबंधन हुआ। वहीं अमेरिका प्रणाली में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स के साथ दो पक्षीय प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, अमेरिका वहीं पे, अगर हम अमेरिका को देखें तो वो दो पक्षीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है। उसके बाद हम चले नीचे, तो यहाँ पे
सत्तावादी शासन, प्रकृति और चरित्र, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अधिनियकवाद शासन की विशेषता केंद्रीकृत संरचना है। ठीक है, तो अधिनियकवाद जो है उसमें जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो केंद्र के पास होंगी। ऐसे शासन के तहत राजनीतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और राजनीतिक बहुलवाद बहुत सीमित रूप से शामिल होता है। ठीक है, तो अब ऐसे शासन में क्या मिलेगा आपको? राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, धर्म की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, राजनीतिक बहुबल भी आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा राज्य न्यायिका, कार्यकारी और विधायिक कार्य की अतिव्यापी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अतिव्यापी का अर्थ है कि उसका ज़्यादा प्रयोग, ठीक है, जो अधिक व्यापी हो जाता है। तो यहाँ पर राज्य के न्यायिक मिल जाएंगे आपको, कार्यकारी व्यवस्था भी मिल जाएगी। आज भी कई सत्तावादी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र लोकतंत्र प्रणाली की विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो कई ऐसी सत्तावादी प्रणाली है जहाँ पे हम लोकतंत्र के कुछ नियमों को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी आम बात है लोगों के लिए देखना। ठीक है, पारंपरिक सत्तावादी शासन वे है जहाँ संरक्षण ग्राहक संबंधों पर आधारित हो, वो पारंपरिक सत्तावादी शासन कराता है। मतलब पुराने परिवार पारंपरिक से चलता आ रहा है, उसका एक परिवार के बाद एक परिवार उस पर शासन करता है। नौकरशाही सैन्य तंत्र वह है जो नौकरशाही संरचना के माध्यम से खुद को बनाए रखता है। ठीक है, नौकरशाही सैन्य तंत्र वो है जो फिर नौकरशाही संरचना, मतलब वहाँ पे जो अधिकारी हैं उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो वो खुद को बनाए रखता है। प्रतिस्पर्धात्मक अधिकवाद शासन वे शासन है जिनकी लोकतांत्रिक संरचना है लेकिन उनके कामकाज की में अधिकवादी है। अधिकवादी एक ऐसी संरचना है जो कि लोकतांत्रिक संरचना तो है, बट उसमें जो उनके काम करने का तरीका है वो अधिनियमवाद से कनेक्टेड है। दूसरी और सत्तावादी शासन में एक बहुत ही नियंत्रित शक्ति संरचना है। सत्तावादी शासन एक ऐसा शासन है जिसमें आपको नियंत्रित शक्तियाँ मिलेंगी। इसमें आमतौर पर एक केंद्रीकृत संरचना होती है। एक केंद्रीकृत संरचना का मतलब कि यहाँ पे जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब केंद्र में होंगी, सेंट्रल में होंगी। ये नहीं है कि उन शक्तियों का विभाजन छोटे मोटे देशों या राज्यों में कर दिया जाएगा, सिंपली नहीं। उसके बाद आता है यह केवल राजनीतिक शक्ति नहीं जो केंद्रित हो, अपितु आर्थिक शक्ति भी अधिक केंद्रित होती है। यहाँ पे राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक शक्तियाँ भी केंद्रीकृत की जाती है। उसके बाद हम देखें अधिनियमवाद शासन विविधता जातीय और धार्मिक संरचना का कम शोषण करती है। अधिनियमवाद में आपको जाति का कम बोध मिलेगा, धर्म का कम बोध मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इस तरह के शासन हिंसा या जबरदस्ती का उपयोग कायम है। अधिनियमवाद में आपको हिंसा मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरह से जबरदस्ती मिल जाएगी। राज्य के हुक्मरानों का हुक्मों का कोई भी पालन न करने पर बहुत कठोर दंड दिया जा सकता है। गुप्त हत्या या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है आपकी। अधिनियमवाद में ऐसा ही होता है, अगर आपने राज्य के नियम को नहीं माना तो आपको हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए जो हिटलर है उनके ज़माने का आप जानते होंगे हिटलर कितना कठोर व्यक्ति था। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेता, मास मीडिया और भाषण की स्वतंत्रता पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नकली संरचना का प्रचार प्रसार करके सत्ता में रहते हैं। अब नेता क्या करते हैं यहाँ पे? नेता मास मीडिया मतलब कि मीडिया का यूज़ करके भाषण देते हैं और सत्ता में रहने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें सत्ता से ना निकाला जाए, इसीलिए नियंत्रित मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसा शासन की और विशेषता करती है। ठीक है, तो ऐसे शासन में आपको मतलब अधिनियमवाद में आपको मिलेगा कि आपको मीडिया को कम स्वतंत्रता दी गई है। अधिनियमवाद शासन की सीमित नागरिक स्वतंत्रता ही विशेषता है और नागरिकों की स्वतंत्रता का नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अधिनियमवाद में नागरिकों को स्वतंत्रता तो दी जाती है बट लिमिटेड, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, इतिहास में सत्तावादी शासन के उदाहरण है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के अंत के साथ कई देश अधिनियमवाद से लोकतंत्र तक चले गए। ठीक है, उसके बाद आता है शासन
बल या जबरदस्ती के उपयोग से सत्ता में इस तरह के शासन चल नहीं पाए। हालांकि यह महत्वपूर्ण कारक रहा। पॉल पाट को 2 मिलियन कंबोडिया को मारने के बाद सत्ता से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो पॉल पाट एक व्यक्ति थे जिन्होंने 2 मिलियन कंबोडिया व्यक्तियों को मार दिया था, जिनको सत्ता से निकाल दिया गया था उसके बाद। तो ये थे आज के चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हमने सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वीडियो काफ़ी लाभदायक हो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।